तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। महामारी प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार ने ग्रामीण एवं शहरों से सटे इलाकों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। हल्के लक्षण वाले लोगों के लिए न्यूनतम 30 बिस्तर वाले देखभाल केंद्र बनाने की दी सलाह। दूसरी लहर से लड़ने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ की बातचीत। जनता को बचाने के लिए केंद्र और राज्यों के मिलजुल कर कार्य करने पर भी दिया जोर। भारत बायोटेक ने किया बड़ा दावा। ब्रिटेन और भारत में पाए जाने वाले स्ट्रेन के खिलाफ उनकी वैक्सीन प्रभावी। भारतीय वेरिएंट पर फाइजर और अन्य वैक्सीन नहीं है प्रभावकारी। हरियाणा में अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम खट्टर के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़े। दिल्ली में कल अचानक कई स्थानों पर पोस्टर दिखाई देने लगे, जिसमें मोदी सरकार से पूछा गया था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। सवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा था, लेकिन जवाब मिलने की जगह पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसे लेकर देश में राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना भी गुनाह है। दिल्ली में सड़क किनारे चिपकाए गए ये पोस्टर अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन चुके हैं। कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इस पोस्टर को लगा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से दिल्ली में लगे पोस्टर को साझा करते हुए लिखा, मुझे भी गिरफ्तार करो। मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी को अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का भी समर्थन मिला है। पीएम मोदी से सवाल करने वाले पोस्टर मामले में हुई गिरफ्तारी को लेकर प्रियंका गांधी ने भी अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रियंका गांधी ने इस पोस्टर को ही अपना ट्विटर हैंडल का प्रोफाइल फोटो बना लिया है। इसके बाद कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं ने इस पोस्टर को ट्विटर हैंडल का प्रोफाइल फोटो बना लिया। कांग्रेस के सभी संगठनों की प्रोफाइल पिक्चर भी आज बदल दी गई है। कांग्रेस का रुख साफ है कि मोदी सरकार को इस बात का जवाब देना ही होगा कि जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी तो इसे विदेश क्यों भेज दिया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष तो पहले से ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। जेडीयू के अंदर भी पप्पू के समर्थन में बगावत की स्थिति बनती दिख रही है। सत्ताधारी एनडीए के अधिकांश नेता मान रहे हैं कि पप्पू यादव पर कार्रवाई कर विपक्ष को बड़ा मुद्दा सौंप दिया गया है। कई विधायक तो पप्पू का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और अब सांसद भी पप्पू के समर्थन में बोलने लगे हैं। भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार पुलिस के दावे पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने पप्पू यादव के राजीव प्रताप रूढ़ी के घर छापेमार कार्रवाई के तरीके पर जरूर ऐतराज जताते हुए कहा कि पप्पू को अगर रूढ़ी के घर छापेमारी की कार्रवाई करनी ही थी तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत करनी थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तो पूरी तरह से गलत है। जेडीयू सांसद ने कहा कि आज सभी लोग कह रहे हैं और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि एम्बुलेंस के बारे में बोलना पप्पू यादव को भारी पड़ गया है। उनकी गिरफ्तारी की कहानी पुलिस कुछ भी बता रही हो, लेकिन ये सभी को पता है कि पप्पू की गिरफ्तारी एम्बुलेंस मामले के चलते ही हुई है। पप्पू यादव ने इतना भी गलत नहीं किया था कि उन्हें जेल भेज दिया जाए। वो तो जनता के सेवक हैं। जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस मामले को उजागर किया था। फिर भी यदि पुलिस दावा कर रही है कि उसने पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है, तो ये सिस्टम ही दोषी है। गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी भी दोषी हैं। थाना भी दोषी है, जिन्होंने इतने पुराने केस को पेंडिंग में रखा था। यदि पप्पू की गिरफ्तारी होनी थी तो पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जेडीयू सांसद ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि अगर पुलिस इसी तरह से कार्रवाई करे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है। अजय मंडल ने कहा, मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ। मैं कई केसों में संलिप्त था, लेकिन मुझे बगैर कुछ जानकारी के गिरफ्तार कर लीजिएगा क्या। पप्पू यादव जनता की सेवा में लगे रहते हैं, वो तो भाग भी नहीं रहे थे। यकीन मानिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। दरअसल पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सारण पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी के आवास में खड़ी 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस का वीडियो बनाकर सार्वजनिक कर दिया था। रूढ़ी के घर पर दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी और बिहार में लोग एम्बुलेंस के लिए दर दर भटक रहे थे।
संक्रमण की लहर को लेकर विशेषज्ञ भले ही दावा कर रहे हों कि इसका पीक आ चुका है, अब मामले घटना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी रोज मिलने वाले मामलों की संख्या 3 लाख से ज्यादा बनी हुई है। जान गंवाने वालों की संख्या में तो कमी आती हुई भी नहीं दिख रही है। यूपी बिहार में गंगा सहित तमाम नदियों में संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के शरीर या तो पानी में तैरते दिख रहे हैं या नदियों के किनारे दफन किए जा रहे हैं। इसे लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट करते हुए केंद्र और यूपी बिहार की सरकारों पर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा कि गंगा मैया की गोद में जान गंवाने वालों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है? यूपी बिहार के बेटों, अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। दूसरे ट्वीट में लालू ने कहा कि ये सरकार बस 2 ही काम दिल लगाकर कर रही है। पहला, जनता की उम्मीदें और सपने उजाड़ रही है। दूसरा, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। इससे पहले लालू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2000 से ज्यादा लोगों के शरीर गंगा में बह रहे हैं। इतनी गरीबी है कि लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी धार्मिक परंपरा के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं। लकड़ी और कफन खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए गंगा जी में या तो बहा दे रहे हैं या दफन कर दे रहे हैं। सरकार मदद तो नहीं कर रही है। लगता है कि उनका कथित नीति आयोग सरकारी संपत्ति के एवज में इस पर भी कोई निजीकरण की योजना बनाने में व्यस्त होगा। सरकार बस कमाई की सोच रही है। देश भर से आए किसान पिछले 5 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि जनवरी के बाद से किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और अभी तक गतिरोध जारी है। इस बीच देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और अब महामारी की वजह से पूरा देश परेशान है। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि किसानों की मांग न मानने पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। वे साल 2022 में देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे और उसके बाद देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने दावा किया कि मोदी देश के राष्ट्रपति बनेंगे और प्रधानमंत्री के सभी अधिकार ले लेंगे। आज भी प्रधानमंत्री के पास ही सभी अधिकार हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है। सभी मंत्री घर में बैठे हुए हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर चुके हैं कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। उनके दावों को सही साबित करने के लिए यूपी का स्वास्थ्य विभाग भी सहयोग कर रहा है। दरअसल यूपी के बरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। पिछले दिनों मेडिकल कॉर्पोरेशन से मिली एंटीजन किट के रद्दी साबित होने के बावजूद उससे करीब 10,000 लोगों के टेस्ट कर डाले। किट कोई परिणाम नहीं बता सकी, लेकिन हंगामा होने के डर से ज्यादातर संदिग्ध संक्रमितों को नेगेटिव बताकर लौटा दिया गया था। हालांकि इस मामले में एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि एंटीजन किट की जांच रिपोर्ट साफ नहीं हो पा रही थी। शिकायतें मिलने पर उन्हें बदलने के निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव थी और उनका आरटीपीसीआर सैंपल लिया गया है, वे होम क्वारंटीन रहें। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि 10-10 हजार रद्दी किटों से जांच करके सरकारी आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। तब ये तो साफ है कि सरकार को आम लोगों की जान बचाने और संक्रमण का प्रसार रोकने में कोई रुचि नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी ने एक अखबार की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में आरटीपीसीआर जांचें मात्र 30 से 40% ही हो रही हैं। ज्यादातर जांचें एंटीजन है। आरटीपीसीआर जांच के रिजल्ट के लिए लोगों को 7 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में संक्रमितों की संख्या आंकड़ों में तो कम हो रही है, लेकिन असल में सरकार का ये तरीका सभी आमजनों की जान जोखिम में डाल रहा है। जरा सोचिए, जब 10-10 हजार रद्दी किटों से जांच करके सरकारी आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं, तब ये तो साफ है कि सरकार को आम लोगों की जान बचाने और संक्रमण का प्रसार रोकने में कोई रुचि नहीं है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सभी जगह से इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। यूरोप के लगभग हर बड़े शहर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य चीन और रूस शांति की अपील कर रहे हैं। साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने के लिए इजराइल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि गाजा में शांति के प्रयास होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिर्फ अमेरिका के दबाव के चलते इजराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका में भी अब इजराइल को पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेद गहरा गए हैं।
राष्ट्रपति जो बाइडेन जहां इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और लगातार इजराइल की कार्रवाई के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता बर्नी सैंडर्स खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष ले रहे हैं। पार्टी में प्रोग्रेसिव गुट के नेता सैंडर्स ने कहा, अगर अमेरिका विश्व मंच पर मानव अधिकारों के पक्ष में विश्वसनीय आवाज बनना चाहता है तो उसे मानव अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हर जगह समर्थन करना चाहिए, उस जगह पर भी जहां ऐसा करना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो। फिलिस्तीनियों के अधिकार महत्वपूर्ण हैं और फिलिस्तीनियों की जिंदगी का महत्व है। जैसे अधिकार इजराइल को हैं, वैसे ही अधिकार फिलिस्तीन को भी है। सैंडर्स के अलावा कई और डेमोक्रेट सदस्यों ने इजराइल की नीति का विरोध किया है। डेमोक्रेटिक सदस्य इल्हान उमर ने कहा है कि बाइडेन मानव अधिकारों को केंद्र में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो इजराइल के कब्जे का साथ दे रहे हैं। इजराइल जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। उनके कब्जे वाली नीति यदि बंद नहीं होती है तो अमेरिका को उसकी सहायता पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। अमेरिका में इजराइल के विरोध में जो आवाजें इस समय सुनाई दे रही हैं, वो इससे पहले कभी नहीं सुनाई दी। इस बीच इजराइल की तरफ से कल गाजा में बने 15 मंजिला एक टावर को निशाना बनाकर गिरा दिया गया, जिसमें एसोसिएट प्रेस, अल जजीरा सहित कई विदेशी मीडिया संस्थानों के दफ्तर थे। इजराइल का दावा है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हमास के नेता भी कर रहे थे, जिस कारण बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। गाजा पट्टी के इलाके में इस समय इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है, जिसमें दोनों ही पक्षों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। जब से मोदी सरकार आई है तब से अर्थव्यवस्था को गति ही नहीं मिल पा रही है। सरकार के कई फैसलों ने विकास की रफ्तार को रोकने का काम किया है और अब रही सही कसर महामारी ने पूरी कर दी है। दूसरी लहर से तो देश इस कदर प्रभावित हुआ कि अर्थव्यवस्था की नींव ही हिल गई। इस स्थिति को संभालने में सरकार विफल नजर आ रही है, इसीलिए विपक्षी दल उसे घेर रहे हैं। वहीं अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी सरकार की खामियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद महामारी देश की शायद सबसे बड़ी चुनौती है। जब महामारी पहली बार आई तो पूर्णबंदी की वजह से चुनौती आर्थिक थी, लेकिन अब चुनौती आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों ही है और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक सामाजिक तत्व भी होगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि महामारी के बाद अगर हम समाज के बारे में गंभीरता से सवाल नहीं उठाते हैं तो ये महामारी जितनी ही बड़ी त्रासदी होगी। उन्होंने कहा कि इस महामारी का एक प्रभाव ये है कि कई कारणों से हमने सरकार की मौजूदगी नहीं देखी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी नाकामियों पर ध्यान देना होगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता को हर वक्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। उन्होंने इशारों में मोदी सरकार को सलाह देते हुए कहा कि कई बार आपको सुधार चुपके से नहीं बल्कि पूरी तरह से खुलकर करना होता है। रघुराम राजन ने ये तंज उस बात पर कसा है जिसमें सरकार बार बार कहती है कि हम देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक्शन को बताना जरूरी नहीं। अब सरकार तो यही कहती है कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर देश बर्बाद हो रहा है, इसीलिए उसे संभालने की सलाह दी जा रही है। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर